नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज मंथन में बात करेंगे सीएम योगी के रण में बाकी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सेंधमारी करने पहुंच गई हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की, जिनका फोटो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, नेताजी मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेते हुए। इसके अलावा उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी एक खबर आज दिन भर चर्चा में रही। हरक सिंह रावत, एक कद्दावर नेता उत्तराखंड राजनीति के, जो बीजेपी से निष्कासित किए जाने के बाद आज वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। साथ ही उनकी जो पुत्रवधू हैं उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। क्या इन सबके सियासी मायने, इस पर हम बात करेंगे। तो शुरू करते अपना खास कार्यक्रम मंथन। और सबसे पहले बात करेंगे नेताजी किसके। समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपाई बनने के बाद अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। अपर्णा ने मुलायम सिंह यादव के पांव छूकर आशीर्वाद लेती हुई फोटो को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अखिलेश यादव ने कहा था कि नेताजी ने अपर्णा यादव को बीजेपी नहीं जाने के लिए समझाया था, लेकिन वे नहीं मानी। उन्होंने कहा था कि वे नेताजी और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर आई हैं। माना जा रहा है कि यह तस्वीर शेयर करके अपर्णा ने इशारों में अखिलेश यादव को जवाब भी दे दिया है। इनके सियासी मायने क्या हैं, क्योंकि एक तरफ यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने यह कहा था कि नेताजी की सहमति नहीं है। नेताजी ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। अब ये फोटो शेयर करने के बाद अपर्णा यादव की ये कोशिश है कि जो अभी तक मैसेज जा रहा था कि नेताजी असहमत हैं उनके भारतीय जनता पार्टी में जाने से, ऐसा नहीं है। क्योंकि नेताजी का जो कद है, जो चेहरा है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा है। अभी तक इतना बड़ा नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें, जमीन से लेकर शिखर तक पहुंचने का उन्होंने काम किया है। अपर्णा यादव को ये बाखूबी पता है, मालूम है कि नेताजी का ये फोटो कितना असर डालता है। एक तो जवाब अखिलेश यादव को हो जाएगा, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी में भी ये संदेश जाएगा कि अपर्णा यादव के साथ एक साथ है नेताजी का, नेताजी उनके साथ हैं। इस पर हम जानेंगे कि इसके सियासी मायने क्या हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सदर सीट की अगर हम बात करें तो अधिकतर लोगों से बात करने पर यही पता चलता है कि प्रत्याशी चाहे जो हो, गोरखनाथ मंदिर जिसके साथ है, यहां के लोग वोट भी उसी को करते हैं। मंदिर से बच्चे, बूढ़े और जवान सभी की आस्था इस कदर जुड़ी है कि उनसे जब भी पूछिए कि आप किसको वोट करेंगे तो जवाब यही मिलेगा कि हम तो बाबा के ही वोट देव। गोरखपुर सदर ऐसी सीट है जहां पर लाख कोशिश करने के बाद भी सारी पार्टियां जो हैं उनका जातीय समीकरण बिगड़ जाता है। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। गोरखपुर क्षेत्र की राजनीति के ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष रह चुके दिवंगत उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी सुभावती शुक्ला को सपा ने अपने खेमे में शामिल कर लिया है। माना जा रहा है कि सुभावती शुक्ला ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सपा की प्रत्याशी होंगी। आपको बता दें, भाजपा संगठन के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले दिवंगत उपेंद्र दत्त शुक्ला गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल में पार्टी का ब्राह्मण चेहरा थे। पार्टी में लंबे समय तक संगठन की सेवा करने वाले उपेंद्र दत्त शुक्ला कई पदों पर भी रहे। कौड़ीराम विधानसभा सीट से भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वे चुनाव हार गए थे।
योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर सदर लोकसभा सीट पर 2018 में हुए उपचुनाव में भाजपा ने उन्हें एक बार फिर प्रत्याशी बनाया, लेकिन इस बार भी उपेंद्र शुक्ला सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद से पराजित हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परंपरागत सीट से भाजपा की हार के बाद उपेंद्र शुक्ला सक्रिय राजनीति से दूर होते गए। इस बीच 1.5 साल पहले उपेंद्र शुक्ला की ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो गई। उधर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में गोरखपुर की सदर सीट पर चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। ग्राफिक्स के माध्यम से एक नजर डालते हैं गोरखपुर पर क्या है गोरखपुर के जातीय समीकरण। भाजपा 1989 से 1997 तक के विधानसभा चुनाव में जीती है। 2002 में हिंदू महासभा के प्रत्याशी राधा मोहन दास अग्रवाल ने जीत दर्ज की थी। आगे चलकर डॉक्टर राधा मोहन भाजपा में शामिल हो गए। साल 2007, 2012 और 2017 में राधा मोहन ही जीतते रहे हैं। दो 2017 में इन्होंने सपा कांग्रेस के प्रत्याशी राणा राहुल को हराया। सदर सीट पर करीब 4.50 लाख वोटर हैं। इस सीट में सबसे ज्यादा कायस्थ वोटर्स हैं, जिनकी संख्या 95,000 है। ब्राह्मण वोटर्स की संख्या जो है वो 55,000 है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी 50,000 है। क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या जो है वो 25,000 है। और उधर जो भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। एक युवा नेता के तौर पर इनकी पहचान हुई है और खासकर अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो वहां पर इनका खासा वर्चस्व भी माना जाता है। एक वक्त था, पिछले कुछ वर्ष पहले की बात करें तो सीधे तौर पर इनको मायावती जो है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, इनका उत्तराधिकारी माना जा रहा था कि अब एक कड़ी टक्कर ये बीएसपी को दे रहे हैं। खबरें ये भी आई कि बहुजन समाज पार्टी में भी ये शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये भी कहा जाता है कि जो बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है उस पर ये सेंधमारी करने की कोशिश में हैं। लेकिन तमाम राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनका ये कहना है कि ये युवा हैं, इसका इनको फायदा पहुंचता है और जिस तरह से दलित और पिछड़ों की बातों को ये उठाते रहे हैं, कई जगह इन्होंने धरना भी दिए हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका खासा वर्चस्व रहा है। और अगर बात करें गोरखपुर जो सदर विधानसभा है, तो ये सदर विधानसभा पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की झोली में यहाँ की सीट आ रही है, क्योंकि कहा जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ का यहाँ खासा वर्चस्व है। वो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं और खुद तो लोकसभा का चुनाव ये लगातार जीतते आ रहे हैं। लेकिन जो सदर विधानसभा सीट है यहां पर भी वही जीत दर्ज करता है जिस पर जो पीठ है उसका आशीर्वाद होता है।
एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी उतारे गए थे उनका विरोध सीएम योगी आदित्यनाथ से हो गया था। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने राधा मोहन अग्रवाल को उनके खिलाफ उतार दिया। नतीजा यह हुआ कि राधा मोहन अग्रवाल को उन्होंने हिंदू वाहिनी से उतार दिया और उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को हरा दिया। उसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में इस कदर हुई कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि जहां भारतीय जनता पार्टी के सीट लगातार जीत रही थी, ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन से समीकरण बने। तब लोगों को योगी आदित्यनाथ की ताकत का एहसास हुआ कि योगी आदित्यनाथ की जो वहां पर पैठ है, जो सक्रिय भूमिका है, उनको लोग व्यक्तिगत तौर पर भी पसंद करते हैं और पीठ का आशीर्वाद जिस पर होगा वही वहां से जीत दर्ज करेगा। हालांकि बाद में राधा मोहन अग्रवाल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। अभी अगर पिछले दिनों की बात हम करें तो समाजवादी पार्टी ने उनको ऑफर भी दिया था। एक कोशिश थी कि अगर हम राधा मोहन अग्रवाल को अपने पक्ष में ले आते हैं तो शायद एक बड़ा चेहरा सीएम योगी आदित्यनाथ को यहां से टक्कर दे सकता है, क्योंकि खबरें ये भी चल रही थी कि राधा मोहन अग्रवाल जो हैं इस वक्त उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ से ठीक ठाक नहीं बन रही है, एक दूरी है। क्योंकि कहा यह जाता है कि कई बार के विधायक हैं राधा मोहन अग्रवाल, बावजूद इसके जब सीएम बने योगी आदित्यनाथ उसके बाद उन्होंने अपनी कैबिनेट में शामिल नहीं किया। इसके अलावा भी तमाम तरह की बातें सामने आई, तो शायद समाजवादी पार्टी की जो बात है वो नहीं बन पाई। उसके बाद उपेंद्र दत्त शुक्ला की बात करें, भारतीय जनता पार्टी में संगठन में इन्होंने बहुत काम किया। जो उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में भी उनको बीजेपी ने अपना चेहरा बनाया था। चूंकि जो योगी आदित्यनाथ हैं, जो सांसद थे गोरखपुर से, वो सीएम बन गए थे विधान परिषद के जरिए, तो सीट में चुनाव होना था, तो उपचुनाव में बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो चुनाव किसी कारण हार गए। कहा जाता है समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी का एक जो साथ में गठजोड़ था उसने ये जीत अपने आप दर्ज की। लेकिन अब जो स्थिति अलग इसलिए है क्योंकि अब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन तभी कोशिश समाजवादी पार्टी की यह है कि जो उपचुनाव में हमने किया, क्या सदर विधानसभा सीट में वो दोहरा सकते हैं। इसको लेकर अब ये दिलचस्प मुकाबला कह सकते हैं माहौल जो है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ को टक्कर देना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी बाकी पार्टियों के लिए। इसके अलावा हम बात करेंगे राजनीति में राजनेताओं के अपने बच्चों के भविष्य को लेकर हो रही चिंता की। पहले लोग राजनीति में जनता की सेवा के लिए आते थे, लेकिन अब इन राजनेताओं का सेवा भाव कम हो गया है और व्यापारी भाव ज्यादा हो गया है। जैसे एक व्यापारी का जो बेटा होता है, जब वो बड़ा होता है तो वो उसे अपने व्यापार में शामिल करता है, वैसे ही इन दिनों राजनेताओं को लगता है कि उनके बाद उनकी इस विरासत को उनके ही बच्चे आगे बढ़ाएंगे। इसी क्रम में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से निष्कासित किए गए पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत आखिरकार कांग्रेस में वापस शामिल हो गए हैं। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने हरक सिंह रावत की घर वापसी कराई। हरक के साथ उनकी बहू अनुकृति गुसाई ने भी कांग्रेस का जो दामन है थाम लिया। आपको बता दें, साल 2016 में हरक सिंह रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन बीते रविवार भाजपा ने उनके बगावती तेवरों को देखते हुए पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया था। अब बीजेपी को हमेशा के लिए अलविदा उन्होंने कह दिया है। उन्होंने अपनी बहू अनुकृति गुसाई के साथ उत्तराखंड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। माना जा रहा है कि कांग्रेस हरक सिंह रावत की जगह उनकी बहू अनुकृति को लैंसडाउन विधानसभा सीट से टिकट दे सकती है। हालांकि हरक सिंह रावत को भी टिकट मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। भाजपा से निष्कासित होने के बाद हरक सिंह रावत भावुक भी नजर आए थे, तो इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव जी जुड़ गए हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका।
संतोष जी, आज जो घटनाक्रम हुए, जो हरक सिंह रावत नाराज चल रहे थे काफी दिनों से, हालांकि भाजपा पार्टी ने उन्हें निष्कासित इसलिए कर दिया, उनके तेवर जो थे पार्टी के खिलाफ थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको शामिल कर लिया है। एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, कहा यह जा रहा था कि वो अपनी जो पुत्र वधू है उनको टिकट दिलाने की कोशिश में थे, वो बात नहीं बन पाई, अब कांग्रेस पार्टी में चले गए, तो कैसे देखें? इसके पहले अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी चले गए। उसको लेकर भी कहा गया कि इनके बेटे का जो करियर था वो सेट नहीं हो रहा था, बेटी का करियर तो सेट हो गया था लेकिन बेटे का करियर नहीं सेट हो रहा था, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उधर रीता बहुगुणा जोशी की बात करें, वो अपने बेटे को कैंट विधानसभा सीट से टिकट दिलाने चाह रही थी और ये कह रही थी कि भले पार्टी मुझे 2024 में टिकट ना दे। तो क्या एक वक्त था राजनेता जो थे वो सेवा भाव के लिए राजनीति में जाते थे, आज राजनीति व्यापार बन गई है कि उनको लगता है जैसे व्यापार होता है वहां अपने बेटे को सेट किया जाता है, आज राजनीति वैसी हो गई है? संतोष जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अब ये राजनीति नहीं, व्यापार हो गया। पहले जो राजनीतिज्ञ थे वो जनता की सेवा के लिए कार्य करते थे, अब जो राजनीतिज्ञ हैं वो अपने स्वार्थ के लिए बात करते हैं और स्वार्थपरता आपके भी सामने है। पूरा देश क्या, पूरा उत्तर प्रदेश विश्व जानता है ये, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। स्वार्थी राजनीति स्वामी प्रसाद मौर्य ने की, स्वार्थी राजनीति हरक सिंह ने की, स्वार्थी राजनीति सभी नेता कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने घर को बढ़ाने के लिए। भाई आप अपने घर को क्यों बढ़ा रहे हो? अगर आप दूसरे को ऊपर घरेलू विवाद, वाद विवाद, जात विवाद का आंकड़ा उठाते हैं, बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो। मैं प्रत्येक दल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर एक दल की बात करूंगा तो ये कहा जाएगा कि मैं सपा का हूँ, क्योंकि मैं यहाँ हूँ इसलिए सपा की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। पत्रकारिता का मतलब है, जैसा आपने मंथन में किया कर रहे हैं, बिल्कुल सही है जी। ये सभी नेता स्वार्थ बस इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। किसी को पुत्र वधू को टिकट चाहिए, किसी के पुत्र को चाहिए, किसी की पुत्री को चाहिए। अगर इनको टिकट नहीं मिलेगा तो दल बदल हो जाएगा। इन पे सबसे बड़ा अंकुश ये होना चाहिए कि दल बदल करने वाले को कोई भी दूसरा दल तरजीह न दे। और संतोष जी, एक बिल ऐसा भी लाना चाहिए पार्लियामेंट में कि अगर एक परिवार से एक ही राजनेता होगा, दूसरा चुनाव नहीं लड़ेगा, इसको लेकर भी आपने सही कहा जी, बिल्कुल ये होना शायद तभी ये चीजें रुक पाएंगी, उसके पहले शायद रुकना बहुत मुश्किल हो, चाहे वो छोटा नेता हो चाहे वो बड़ा नेता हो। संतोष जी, आज एक और खबर है कि अब जो गोरखपुर सदर सीट है वो काफी दिलचस्प हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगता। सीएम योगी आदित्यनाथ सदर विधानसभा जो वहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद पहले कल की बात करें, जो भीम आर्मी के चीफ है चंद्रशेखर, उन्होंने ताल ठोक दी और अब यह खबर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी जो है, उपेंद्र दत्त शुक्ला जो एक कद्दावर नेता थे, उपचुनाव भी लड़ा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अभी जब गोरखपुर से उपचुनाव हुए थे, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गए थे और उसके बाद अब उनकी जो पत्नी है उनको उतारने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी। एक ब्राह्मण चेहरा, उधर जो विनय शंकर तिवारी, हरिशंकर तिवारी, उनका कुनबा भी उसमें शामिल हो गया, उसकी भी अच्छी खासी पैठ है। 50,000 ब्राह्मण वहां पर है, दलित वोट भी 20-25 हजार करीब है, मुस्लिम वोट भी है। तो क्या लगता है जाति समीकरण है, क्या ये सीएम योगी की राह में रोड़ा बन सकते हैं या फिर सीएम वहां से जीत आसानी से दर्ज कर लेंगे? संतोष जी, वर्तमान परिस्थितियां हैं, किसान आंदोलन के बाद जो वर्तमान परिस्थितियां बदली हैं उत्तर प्रदेश के समीकरण, वो बहुत ही घातक हैं। ये कतई नहीं कहा जा सकता कि योगी की राह बहुत आसान, योगी की राह बहुत ही कांटों भरी है, वहां से बहुत कांटों भरी राह है। जिस तरह से लोग गोदी मीडिया इधर उधर उछाल रही है, पालेबाजी कर रही है, लेकिन ये संभव नहीं है इतना आसान। क्यों? हरिशंकर तिवारी का अपना वहां पर जबरदस्त वर्चस्व, और वो चूंकि सपा में शामिल हो चुके हैं, वो भी दल बदलुओं में है, बहुत बड़े दल बदलू हैं। जहां उनको सत्ता का लाभ मिलता है वहीं ये सब भागते हैं। जितने भ्रष्ट नेता, अपराधी हैं, ये सब इसी तरह का। लेकिन संतोष जी, कहा जाता है कि जब पीठ की बात आती है तो सारे जाति समीकरण फेल हो जाते हैं। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, विजय दुबे जी। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
जी जी। विजय जी, आज एक फोटो जो है वो भी कस के वायरल हुई है सोशल मीडिया की, अगर बात करें खास तौर पर जो मुलायम सिंह यादव की जो बहू हैं, छोटी बहू अपर्णा यादव, अभी बीजेपी में शामिल हुई हैं। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक बात कही थी कि ये उनका फैसला है। नेताजी ने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी, हालांकि उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, समाजवादी पार्टी की विचारधारा को वो आगे बढ़ाएं। उसके बाद जब वो दिल्ली से लौटी, उन्होंने एक फोटो शेयर किया है कि पांव छूते हुए आशीर्वाद ले रही हैं। इस फोटो को किस तरह समझें? ये दिखाने की कोशिश, अखिलेश यादव को जवाब देने की कोशिश है कि नेताजी की सहमति है, या फिर भारतीय जनता पार्टी को दिखाने की कोशिश है कि नेताजी हमारे साथ हैं, मैं अकेली बीजेपी में नहीं आई हूं, नेताजी का भी साथ है। कल को जो पद औहदा देना तो ये सोच कर देना कि नेताजी भी उसमें शामिल हैं। विजय जी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा है कि मुलायम सिंह यादव बड़े मजे हुए नेता हैं। आज की कोई नए पॉलिटिशियन नहीं है। तो अगर उनकी एक बहू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है तो एक राजनेता की हैसियत से, एक बचे हुए राजनेता की हैसियत से बहू को आशीर्वाद देना ही चाहिए। और माननीय मुलायम सिंह जी जो हमारे देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, अब तो मतलब बहुत सीनियर लीडर्स में से हमें उन्हें गिनना चाहिए। वो अपनी बहू को आशीर्वाद क्यों नहीं देंगे? अच्छा, मेरा सवाल ये भी है, उल्टा कर कहूं तो बिल्कुल उनको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। कारण ये है कि वो उनकी बहू है। और आप इस चीज को इस नजरिए से मत देखिए, एक ये भी देखिए कि समाजवादी पार्टी एक बार अपर्णा यादव को सदर कैंट से, लखनऊ से चुनाव लड़ा चुकी है। तो आप अपर्णा यादव की अपनी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, आप उस नजरिए से इस सारी घटनाक्रम को देखिए। अपर्णा यादव भी एक बड़े राजनीतिक परिवार में शामिल हो गई हैं और आज उनको भी एक राजनीतिक विस्तार की आवश्यकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर उनको वो ऑप्शन आज चर्चा में आने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी प्रोवाइड करती है तो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन विजय जी क्या एक टिकट, सिर्फ एक टिकट की तो बात थी, क्या समाजवादी पार्टी वो टिकट नहीं दे सकती थी अपर्णा यादव को? या फिर ये माने अखिलेश यादव को ऐसा लगता था अगर आज टिकट दे दिया घर के सदस्य को तो शायद ये घर के सदस्य हमारे लिए बहुत मुश्किल बन जाएं? क्योंकि पिछले वक्त की अगर बात करें शिवपाल यादव के तौर पर देख सकें, जो शिवपाल यादव ने एक खुली चुनौती अखिलेश यादव को दी थी। एक वो डर रहता है कि बाहर वाले को टिकट तो दे दो, घर के आदमी को टिकट मत दो। मैं एक बात और आपसे शेयर करूंगा। फिर ऐसा है कि जहां तक बात शिवपाल जी की है या फिर मैं ये कहूं अखिलेश जी की है, तो अखिलेश जी आप पूरी तरह से पार्टी को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से चला रहे हैं और अब सर्वमान्य नेता है सपा के, वो उनका कोई और अल्टरनेट नहीं है। और एक तरफ दूसरी बात ये भी कहूं कि अगर शिवपाल जी ने भी नहीं है, शिवपाल यादव ने पूरी तरह से अब अपने आप को ये मान लिया है और ये बात समर्पित कर दी है कि हम अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं और हमें चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। ये सब बयान जो है शिवपाल जी के आए हैं और टिकट ना देकर एक संदेश भी दे दिया है लोगों को कि तमाम विपक्षी पार्टी जो आरोप अखिलेश यादव पर लगाती हैं कि परिवारवाद की बात करते हैं, तो शायद टिकट ना देकर एक अच्छी छवि अखिलेश यादव की बनी है। भले ही वो बीजेपी उसको किसी भी तरह प्रेजेंट कर रही हो कि एक हमने बहुत बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को दे दिया, लेकिन मेरा व्यक्तिगत जो मानना है ये जो घटनाक्रम हुआ है इसका कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो अखिलेश यादव के पाले में जाता है। नहीं, एक देखिए, मैं एक और थोड़ा सा पीछे जाइए, पिछले इलेक्शन को जाइए। आपको याद होगा कि वेस्टर्न यूपी के जाने माने बाहुबली ने सपा में एंट्री की कोशिश की थी और अखिलेश यादव बिल्कुल नए नए भी थे और अखिलेश यादव ने स्पष्ट तौर पे उन्होंने ये स्टैंड लिया कि हम अपनी पार्टी में बाहुबलियों को एंट्री नहीं बिल्कुल, और वो अतीक अहमद को उन्होंने मंच से भी धक्का दे दिया था। तो एक सोच अच्छी थी अखिलेश यादव की, हालांकि वो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए। अब देखने वाली बात होगी वापस सत्ता में आते हैं नहीं आते हैं, फिलहाल समय का अभाव है। विजय जी आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संतोष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। तो अब मंथन में वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में अब आखिर में अपने सेगमेंट में आपको रूबरू कराते हैं ऐसे नेताजी से जिनका गुस्सा अपनी ही पार्टी पर कुछ इस तरह से निकला कि सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। मामला टिकट बंटवारे में टिकट ना मिलने पर आक्रोशित होकर पार्टी के झंडे
बैनर फूंकने और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी का है। बुलंदशहर में टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेसी हरिओम दुबे ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर केवल अपनी ही पार्टी कांग्रेस के बैनर पोस्टर फाड़ दिए और उनमें आग भी लगा दी। यही नहीं, पार्टी महासचिव के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अब टिकट न मिलने पर सारी मर्यादाओं को ताक में रखने वाले समाज में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? क्या महज टिकट न मिलने से वो सारी हदें पार कर पार्टी को अपमानित करने और उनके खिलाफ नारेबाजी करने में अपनी वाहवाही दिखा रहे हैं? वो कितना उचित है, देखें इनका तमाशा और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हरिओम दुबे जी, आदराम। कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 धीरज गुजर मुर्दाबाद, धीरज गुजर मुर्दाबाद, धीरज गुजर मुर्दाबाद, धीरज गुजर मुर्दाबाद, लल्लू